दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल और भारत के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं, जिसके तहत नेपाल भारत पर अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत के लिए निर्भर करता है। नेपाल अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी भारतीय बंदरगाहों से करता है। साथ ही भारत और नेपाल के बीच एक ओपन बॉर्डर है, यानी कि दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के भी एक दूसरे के देशों में जा सकते हैं। लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं की वजह से दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी बुरा असर पड़ा, जिसके तहत अब दोनों देशों के पास अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अब एक अच्छा मौका नजर आ रहा है। ऐसे में क्या है वह खास मौका और क्या कुछ होने वाला है, अब आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस साल फरवरी के अंत या फिर मार्च के शुरुआती हफ्तों में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल भारत दौरा करने के लिए आ सकते हैं, जिसके दौरान हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। और इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत के साथ संबंधों को ठीक करने के एंगल से भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से नेपाली प्रधानमंत्री के भारत के कुछ इलाकों पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में परेशानियां आने लगी थी, इससे ऐसा लगा कि भारत और नेपाल के संबंध पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर समझदारी दिखाते हुए पुष्पकमल दहल भारत आकर इन मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करते हैं और यह साबित करते हैं कि उनके इन बयानों के पीछे चीन का कोई हाथ नहीं था, तो इससे दोनों देशों के बीच ही संबंध काफी अच्छे हो सकते हैं। वहीं भारत को भी नेपाली प्रधानमंत्री के दौरे के समय इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि भारत उन्हें यह महसूस करवाए कि नेपाल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम अपनी साझेदारी को काफी महत्व देते हैं, ताकि नेपाली प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ खुले विचारों से बातचीत करे और खुद को अलग ना समझे, जो कि चीन का प्रभाव भी नेपाल में कम करेगा और भारत नेपाल के संबंध फिर से एक बार समान हो सकेंगे। ऐसे में दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा इतनी बड़ी बात क्यों है, और आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पुष्पकमल दहल के नेपाली प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा है। यानी कि यह न सिर्फ उनका पहला भारत दौरा है, बल्कि पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा भी। यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद पुष्पकमल दहल सबसे पहले भारत दौरे पर आ रहे हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखने में रुचि रखता है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेपाल और बांग्लादेश आपस में ऊर्जा का व्यापार करने के लिए भारत की ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि यह दोनों देश बिजली की सप्लाई कर सके। लेकिन शुरुआती दौर में भारत ने इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में नेपाल की एनर्जी बांग्लादेश पहुंचाने में कैपेसिटी मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि एक बार फिर से नेपाल और बांग्लादेश भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए भारत अपनी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी को एक बार फिर से कैलकुलेट करके इनको जवाब देंगे। और यह भी एक वजह है जिस वजह से नेपाल अपने रिश्ते भारत के साथ मजबूत करने के लिए काफी उत्सुक है, क्योंकि यह नेपाल भी जानता है कि अगर भारत के साथ उसके संबंध खराब हो गए तो चीन एक तरफा उनकी जमीन को हड़पेगा और उनके देश का गलत फायदा भी उठाएगा। इसलिए उन्हें सिर्फ भारत ही बचा सकता है, क्योंकि भारत में इतने सालों से नेपाल को बराबर का दर्जा दिया और कभी भी उनकी स्थिति का फायदा नहीं उठाया है। कुल मिलाकर अगर चीजों की समझने की कोशिश करें तो नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल का यह भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिससे भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ अपने संबंध, व्यापार, अर्थव्यवस्था और कूटनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जो कि दोनों देशों के संबंध में इससे नई सबसे बड़ी खबर टाटा ग्रुप से निकल कर आ रही है, दोनों देशों जिसके बाद एक बार फिर से साबित हो जाएगा कि आदरणीय रतन टाटा जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग समय समय पर क्यों उठती है और क्यों भारत की आम जनता उन्हें भारत रत्न का सबसे बड़ा हकदार समझती है। सबसे पहले तो यह जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट हाउस है, यह सभी लोग अपने अमाउंट का एक छोटा सा हिस्सा चैरिटी या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करते हैं, मगर उन्हें हाईलाइट बड़े पैमाने पर किया जाता है। जबकि टाटा ग्रुप ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई है और जितना कमाया है उससे कहीं ज्यादा तो टाटा ग्रुप ने सोसाइटी को वापस भी दे दिया है। फिर वे बात करें कमाई का 66% हिस्सा सोसाइटी के चैरिटेबल कामों के लिए खर्च करना हो या फिर किसी भी आपदा के समय भारत सरकार की मदद करना हो,
या फिर आर्थिक मंदी हो या फिर बेरोजगारी या फिर भारतीय सेना की मदद ही क्यों ना करनी हो, देश को हमेशा आर्थिक संकट की घड़ी से बाहर निकालने के लिए टाटा ने अलग अलग किस्म से योगदान दिया है। ऐसे में दोस्तों अपने बड़े बड़े कामों और भारत की सेवा के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा ने इस बार चीन और साउथ कोरिया को बड़ा झटका दिया है। जो सेमीकंडक्टर्स चीन और साउथ कोरिया से भारत में आता था और भारत को वे देश धमकी भी देते थे कि अगर बंद कर देंगे सेमीकंडक्टर्स देना तो भारत में गाड़ियां नहीं बनेगी, गाड़ियां बनना बंद हो जाएगी, या फिर और भी सेमीकंडक्टर के जो डिवाइस बनने वाले हैं भारत में वे बंद हो जाएंगे। लेकिन अब रतन टाटा ने उस चाइना को बड़ा झटका दिया है। क्या कुछ है मामला, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, जिसे हम इलेक्ट्रिक सामान का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर हो या रोबोट या चाहे गाड़ी हो, एआई से रिलेटेड मशीनरी में हर चीज को चलाने के लिए इस सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत होती है, क्योंकि यह मशीनों के ब्रेन को बाइनरी डिजिट में सिग्नल भेजता है, जिसके बाद ही मशीन रन करती है। ऐसे में हर देश चाहता है कि वह सेमीकंडक्टर मामले में आगे बढ़े, क्योंकि आने वाला वक्त भी इसी पर डिपेंड होगा। ऐसे में भारत देश पर कब्जा करना चाहता है और वह इस पर महारत हासिल करने की रेस में शामिल हो गया है और यह उम्मीद की जा रही है कि भारत जल्द इसमें कामयाब भी हो जाएगा। दोस्तों आज मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के दम पर ही हर चीज में ही डेवलप करने पर ध्यान दे रही है। वहीं सेमीकंडक्टर को लेकर भी केंद्र सरकार की कुछ ऐसी प्लानिंग है और इसके लिए आगे आई है भारत की दिग्गज कंपनी टाटा और वेदांता। ये दोनों ही कंपनियां सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में सफलता हासिल करने की कोशिश कर रही है और अलग अलग प्लान के साथ मैदान में उतरी है। भारत की दिग्गज कंपनी टाटा और वेदांता आगे आए हैं। टाटा की बात की जाए तो इसके अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है तेजस सेमीकंडक्टर, जो इस काम को बखूबी कर रही है, यानी कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट करना है वो ये कंपनी हैंडल करेगी। ऐसे में टाटा कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स का पहला प्लांट बनाने का प्रपोजल दिया है, जिसमें $300 मिलियन का निवेश किया जाएगा और इसमें टाटा की कंपनी तेजस और ताइवान की कंपनी मिलकर काम करेगी और ये मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे और इसके साथ ही वह भारत में सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। दूसरी तरफ अगर वेदांता की बात की जाए तो उसने भी ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें दोनों ने मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर्स बनाने का प्लान बनाया है। इसमें भी R&D किया जाएगा। इसके लिए गुजरात सरकार के साथ 2 MOU साइन किए गए हैं। वहीं दोनों कंपनियां गुजरात में यह सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने के लिए 1,54,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। दोस्तों ऐसे में भारत स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रिक हब को स्थापित करने की योजना बना रहा है। सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने से देश को रणनीतिक बढ़त मिलेगी और स्थानीय कंपनियों के हितों की रक्षा भी होगी और ऐसे में सेमीकंडक्टर्स के मामले में भारत भी दूसरे देशों की तरह आगे निकल जाएगा। दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर कमेंट करके बताएं।